यूरिया का क्या रोल है मिडलरी इंटरस्टिशियम के हाइपर ऑस्मोटिक होने में और कंसनट्रेटेड यूनिट बनने में अल्टीमेटली। अब ये जो यूरिया है ना, यूरिया 40 to 50% ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ करता है रीनल मिडलरी इंटरस्टिशियम की, जो कि 500 to 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अगर असेंडिंग लूप ऑफ एनल की बात करें ना, असेंडिंग लूप ऑफ एनल डिस्टल ट्यूब्यूल और असेंडिंग लूप ऑफ एनल में असेंडिंग लूप ऑफ एनल डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सारी इसके लिए यूरिया के लिए इम्परमेबल होती है। कौन कौन सी? असेंडिंग लूप ऑफ एनल या असेंडिंग ट्यूब्यूल लूप ऑफ एनल, इसके अलावा जो डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये इसकी मिडल्ला वाली होती है इसकी परमिएबल। अभी इसके परमिएबल कौन कौन सी होती है? परमिएबिलिटी कहाँ से होती है इसकी? सबसे पहले तो इसकी होती है परमिएबिलिटी, यहाँ से परमिएबल होते हैं। प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल से भी यूरिया परमिएबल होता है। इसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब में भी होता है परमिएबल। और अल्टीमेटली ये जो मिडलरी है ना, मिडलरा में तो बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं। ये इसके दो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, UTA1 ट्रांसपोर्टर और UT2 ट्रांसपोर्टर, सॉरी A1 और A3 ट्रांसपोर्टर। ये यहाँ से ना मिडलरी ट्यूब्यूल से निकालते हैं और इंटरस्टिशियम में डालते जाते हैं। जब इंटरस्टिशियम में डालते जाएंगे तो इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे ना लूप ऑफ एनल पे लगे होते हैं UTA2 रिसेप्टर। ये यहाँ से ना इसकी सिक्रीशन करते जाते हैं इनटू द ट्यूब्यूल। इसके साथ साथ ना वाटर भी निकलता है मिडलरी से ना, इनर मिडलरी से वाटर भी तो निकलता है ना इस तरह, इसलिए ना अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जब वाटर आता है ना, अब इन एक्टिवेटर्स को ना इन ट्रांसपोर्टर्स को ADH एक्टिवेट करता है। जब यहाँ पे ADH एक्ट करता है ना, तो वो वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और यूरिया की भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जब वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है तो यहाँ पे ना ट्यूबुलर फ्लूइड में यूरिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है। अब जो यूरिया यहाँ पे आता है ना, बात करते हैं कि वो कहते हैं कि ना इसकी ना कंसंट्रेशन में, यूरिन कंसंट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस होती है यूरिया की। वो इस तरह से हम याद लगा सकते हैं कि जो पर्सन हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं ना, मतलब प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन की वजह से यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो उनमें ना यूरिन कंसंट्रेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उनमें जिनमें जो प्रोटीन लेस लेते हैं। अब ये जो मेल न्यूट्रिशन है ना, वो उसकी वजह से मतलब हम अगर प्रोटीन कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो यूरिन की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी कम हो जाती है, और जो इंटरस्टिशियम मिडल्ला है ना, मिडल्ला का इंटरस्टिशियम, वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो, वहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो जाती है यूरिया की। अब इसकी रीसाइक्लेशन होती है। रीसाइक्लेशन कैसी होती है? यूरिया का जो जितना फ़िल्टर होता है ना, उसका जो फ़िल्टर लोड होता है, उसमें से जो 20 to 50% एक्सट्रीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत फ़िल्टर की हमें नहीं चाहिए। इसकी जो एक्सट्रीशन है ना, डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है, GFR पे मतलब कितना फ़िल्टर हुआ है, और रीअब्जॉर्प्शन पे कितनी रीअब्जॉर्प्शन हुई है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पे ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 40 to 50% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो फ़िल्टर हुआ ना, उसमें से 40 to 50% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ट्यूब्यूलर फ्लूइड में ना फिर भी कंसंट्रेशन यूरिया की इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये एरिया वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल है, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है, इसलिए यूरिया की कंसंट्रेशन ना यहाँ ज़्यादा हो जाती है। और अल्टीमेटली जब ये नीचे आते जाते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब अब असेंडिंग की बात करें तो जो थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ एनल है ना,
उसमें क्या होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसके अलावा सिक्रीट हो रहे हैं, यहाँ से जो आ रहा था ना यूरिया सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से ना इस यहाँ पे फिर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है यूरिया की। अब ये यूरिया ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे तो इम्परमिएबल है, डिस्टल में भी इम्परमिएबल है, कलेक्टिंग में भी इम्परमिएबल है। अब ये जब इंटर मिडल्ला में पहुँचता है ना, यहाँ पे एक्ट करता है एडीएच आता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और ये एडीएच ना इन ट्रांसपोर्टर्स को UTA1 और UTA3 इनको एक्टिवेट कर देते हैं। उसकी वजह से यूरिया जो होता है ना ट्यूब्यूल से बाहर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये यहाँ पे रहता नहीं है, ये क्या करता है कि इसके ना लूप ऑफ हैनल में पे लगे होते हैं UTA2, ये ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, इनके ज़रिए ना यूरिया अंदर जाता है, ठीक है। इस तरह ये साइकिल चलता जाता है। अब इस साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो साइकिल है ना यूरिया साइकिल, इसकी वजह से हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुला ज़्यादा हो जाता है, मतलब रीनल मेडुला की ऑस्मोलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हर साइकिल में ना इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। और जब वाटर की शॉर्ट सप्लाई होती है ना, तो हम इसकी रिसाइक्लेशन को ना इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्सट्रीशन नहीं करनी। लेकिन जब वाटर की एक्सेस होती है ना बॉडी में, तब यूरिन में पास आउट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक तो वाटर बहुत ज़्यादा है अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिया की कंसनट्रेशन ना ये इनर कलेक्टिंग मिडल्ला में ना कम हो जाती है, मिडलरी इंटरस्टिशियल में कम हो जाती है। एक तो ये होता है कि इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है, एक दूसरा ये होता है कि एडीएच का लेवल भी कम हो जाता है। जब एडीएच का लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें तो पहले डिल्यूट है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। जब ये एडीएच आता है तो एडीएच ने इनको एक्टिवेट करना था, एडीएच इनको एक्टिवेट नहीं कर पाता। जब ये एक्टिवेट नहीं होते तो और इनकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। इस तरह ये क्या होता है कि मोर यूरिया एक्सट्रीट हो जाता है यूरिन में, क्योंकि इनकी परमेबिलिटी कम हो गई।